अगला मुद्दा दरअसल ये होगा कि नरेंद्र मोदी दरअसल भारत के गरीब मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं और भारत के गरीब मुसलमानों को जो है वो देश से निकालने की साजिश की जा रही है। अब ये मुद्दा क्यों उठ रहा है, इसको समझने की जरूरत है। नरेंद्र मोदी की सरकार और चुनाव आयोग इस वक्त राहुल गांधी सहित समूचे विपक्ष के निशाने पर हैं। मुद्दा एसआईआर यानी वोटर पुनरीक्षण और वोटर लिस्ट में कथित तौर पर धांधली का है, चुनावों में कथित तौर पर धांधली का है। यह मुद्दा अभी बिहार चुनाव तक तो जोर शोर से चलेगा। बिहार चुनाव का नतीजा आने के बाद भी अगर इस चुनाव के नतीजे में आरजेडी और कांग्रेस यानी विपक्ष की हार हो जाती है तो चुनाव के बाद भी इस मुद्दे को घसीटा जाएगा। इस मुद्दे को लेकर के चुनाव के बाद हार का कारण जो है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव अपनी हार का कारण इसी को देंगे कि भाई चुनाव आयोग ने गड़बड़ किया, वोटर लिस्ट गड़बड़ थी, हम तो पहले से कह रहे थे, फलाना ढिमकाना, अगर ये लोग चुनाव हारते हैं तो। लेकिन ये सारी प्रक्रिया ये जो एसआईआर का मुद्दा है और चुनाव आयोग को जिस तरह से निशाना बनाया है, ये मुद्दा जब खत्म हो जाएगा ना तब उसके बाद जानते हैं कि अगला मुद्दा क्या होगा, जिस मुद्दे पर पूरा विपक्ष नरेंद्र मोदी को और मोदी सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। आप ये सोचेंगे कि मैं कह रहा हूं कि ये मुद्दा एसआईआर का मुद्दा इतनी आसानी से तो नहीं खत्म हो जाएगा। देखिए, आपको पहली बात तो मैं याद दिला दूं कि ये जो ईवीएम का मुद्दा था ये भी अचानक से गायब हो गया ना। 41 बार या 42 बार जो है सुप्रीम कोर्ट में और देश की अदालतों में ईवीएम हैक हो सकती है, ईवीएम में गड़बड़ी है, सबको लेकर बड़ा हल्ला मचा था। अचानक से ये मुद्दा जो है नेपथ्य में चला गया और इस मुद्दे पर आज बात भी नहीं होती, पूरा विपक्ष इस मुद्दे पर नहीं बोलता, ईवीएम को लेकर कोई सवाल नहीं उठाता। अब जो है चुनाव आयोग और ये जो एसआईआर है और वोटर लिस्ट में कथित गड़बड़ी है, इसको मुद्दा बनाया गया है। एक दिन चुपचाप ये मुद्दा भी खत्म हो जाएगा और ये मुद्दा भी चला जाएगा, क्योंकि देखिए ऐसा है कि ये सारे जो है ना एजेंडा बनाए जाते हैं, जो कांग्रेस और कांग्रेस का जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है उस तरह के एजेंडे बनाता है, क्योंकि उनको जब लगता है कि हम हार रहे हैं या हार जाएंगे या हार के कारण बताने, तो इस तरह के मुद्दे तलाशता है। तो ये मुद्दा भी एक दिन नेपथ्य में चला जाएगा। लेकिन जब ये मुद्दा नेपथ्य में जाएगा या जब मुद्दा ठंडा हो जाएगा तो अगला मुद्दा क्या होगा? अगला मुद्दा दरअसल ये होगा कि नरेंद्र मोदी दरअसल भारत के गरीब मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं और भारत के गरीब मुसलमानों को जो है वो देश से निकालने की साजिश की जा रही है। अब ये मुद्दा क्यों उठ रहा है, इसको समझने की जरूरत है। दरअसल लाल किले पर 15 अगस्त के दिन लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ी घोषणा की है और बहुत बड़ी और बहुत अहम घोषणा है। और ये जो बड़ी घोषणा है, बड़ा मुद्दा जो है, नरेंद्र मोदी ने दरअसल लाल किले से सीधे तौर पर यह कहा जो आज तक कभी प्रधानमंत्री ने इतनी सफाई से नहीं कहा था, इतने स्पष्टता से नहीं कहा था। वो पहली बार नरेंद्र मोदी ने इतनी स्पष्टता से, वो भी लाल किले की प्राचीर से उन्होंने कहा। उन्होंने दरअसल ये कहा कि ये जो डेमोग्राफी चेंज है ना, ये एक बड़ा मुद्दा है, ये गंभीर चुनौती है और डेमोग्राफी चेंज से निपटने की जरूरत है, क्योंकि ये जो घुसपैठिए हैं, ध्यान रखिएगा उनके शब्द, उन्होंने कहा ये जो घुसपैठिए हैं ये हमारे जो युवा हैं, हमारे युवाओं का रोजगार ले रहे हैं, हमारी बहू बेटियों के लिए जो है खतरा बन रहे हैं। ये सीधे तौर पर कहा और कहा कि इसलिए डेमोग्राफी चेंज जो है इससे निपटने के लिए, इसके लिए हमको हाई पावर्ड कमीशन जो है, हाई पावर्ड इसको लेकर के एक मिशन होगा हमारा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। अब मैंने कहा कि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट घोषणा है, क्योंकि सीधे सीधे नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से, जो लाल किला जो है एक तरह से नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसी होती है, अक्सर अगर आप नरेंद्र मोदी के पिछले तमाम भाषण देखें तो वो अपनी बड़ी पॉलिसीज का ऐलान जो है, राष्ट्रीय मुद्दे जो होते हैं और राष्ट्रीय मुद्दों पर जो मोदी सरकार की पॉलिसी होती है, लाल किले से वो उनका ऐलान करते हैं। तो मोदी ने साफ तौर पर एक बड़ा ऐलान किया है कि हाई पावर जो है मिशन एक शुरू होगा और घुसपैठियों की पहचान करके इनको निकालने का काम होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगला जो विवाद होगा इस मुद्दे पर होगा, ये आप लिख के ले लीजिए। अब मैं क्यों कह रहा हूं अगला मुद्दा, हालांकि ये मुद्दा नरेंद्र मोदी की सरकार पहले भी इस मुद्दे को हाथ लगा चुकी है और यूं कहना चाहिए हाथ लगाया तो हाथ जल गया था। जब सीए आया था तो उस वक्त जो है ये कह दिया गया था कि पहले सीए आएगा फिर एनआरसी आएगी, और जैसी एनआरसी की बात करी आपको अच्छी तरह से याद है सीए को लेकर किस तरह से विरोध हुआ और किस तरह से दंगे हुए देश में, दिल्ली में किस तरह के दंगे हुए और कैसे ये ऐलान कर दिया गया
कि जो है सड़कों पर निकलिए और अब जो घर में बैठेगा वो कायर होगा। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस तरह के बयान दिए थे और उसके बाद दिल्ली में दंगे हो गए थे। देश में क्या माहौल बना था वो आपको अच्छी तरह से याद है। देश में नहीं बल्कि दुनिया में इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश हुई थी कि सीए ला करके जो है सेकुलरिज्म का देश भारत में जो खात्मा कर दिया गया। तो ये सब चीजें, अब सीए पे आज मैं डिटेल बात नहीं करूंगा क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं वो ऐसे नागरिक जो बंटवारे के वक्त जो भारत में जो पाकिस्तान में और बांग्लादेश में रह गए थे, जो हिंदू थे, उनको प्रताड़ना उनकी वहां हो रही थी, इसलिए उनको लाने के लिए लाया गया था। लेकिन सीए को एनआरसी से जोड़ते ही विपक्ष ने एक एजेंडा बनाया। इसलिए ये कहूंगा कि मोदी सरकार पहले भी इस मुद्दे को टच कर चुकी है, लेकिन जब टच किया था तो हाथ जल गया था। लेकिन इस बार लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान किया। तो इस बार जो है एनआरसी नहीं लेकिन दूसरे तरीकों से, एसआईआर में भी यही हो रहा है। देखिए एसआईआर में भी घुसपैठियों को चिन्हित करने का काम किया जा रहा है कि कोई घुसपैठी है तो उनका जो वोट है कैंसिल कर दिया जाए। इसीलिए आधार को, क्योंकि घुसपैठी आधार भी भारत में बना रही है, साफ हो चुका है। इसलिए ये जो पूरा का पूरा एसआईआर है, इसमें जो है साफ तौर पर कहा गया था कि आधार जो है वो आपकी राष्ट्रीयता की पहचान नहीं है। इस स्टैंड को लिया था ताकि घुसपैठियों के वोट ना बने। तो अब ये जो है मुद्दा एक बड़ा विवाद बनेगा। क्यों बनेगा ये आपको बताऊं, उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लाल किले से उन्होंने जो कहा वो सुनिए, क्योंकि बहुत बड़ा, बहुत महत्वपूर्ण ऐलान है। आने वाले कुछ सालों में इसका भारत की राजनीति पर और भारत की सुरक्षा की दृष्टि से इस फैसले का बहुत गंभीर जो है असर होने वाला है। इसलिए पहले सुनिए नरेंद्र मोदी ने क्या कहा लाल किले की प्राचीर से। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत, सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है। देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए ये संकट पैदा, सामाजिक तनाव के बीज बो देता है। और कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है। दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता है, तो हम भारत को कैसे कर सकते हैं? हमारे पूर्वजों ने त्याग और बलिदान से आजादी पाई है, हमें स्वतंत्र भारत दिया है। उन महापुरुषों के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे देश में ऐसी हरकतों को स्वीकार न करें। उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और इसलिए मैं आज लाल किले की प्राचीर से कहना चाहता हूं, हमने एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। ये मिशन, इस मिशन के द्वारा ये जो भीषण संकट नजर आ रहा है, भारत पे मंडरा रहा है जो संकट है, उसको निपटाने के लिए तय समय में सुविचारित, सुनिश्चित रूप से अपने कार्य को करेगा। उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो दरअसल नरेंद्र मोदी का यह ऐलान भारत में जो घुसपैठी हैं उनके लिए खतरे की घंटी बजा रहा है, खतरे की घंटी बजा रहा है। जाहिर सी बात है, भारत में घुसपैठी जिस तरह से घुस आए, और आज की बात नहीं है, बरसों से जो है, मुझे तो अच्छी तरह से याद है जब मैं कॉलेज से निकला था, उस वक्त जो है हमारे
दिल्ली में सीमापुरी नाम का एक इलाका था, तब वहां पे सीमापुरी के कुछ पॉकेट्स में बहुत क्राइम होता था और तब पता चला कि वहां पर दरअसल बांग्लादेशी घुसपैठी आ गए हैं और अब तो रोहिंग्या भी आ गए हैं, वो जम्मू तक पहुंच गए हैं। देश में जगह जगह पर जो है बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं। संसद के अंदर इनकी संख्या की बात करें तो कोई 2 करोड़ बताता है, कोई 4 करोड़ बताता है, और जो है अनऑफिशियली कहें तो कोई 5 से 10 करोड़ बताता है कि इतने घुसपैठिए भारत में हैं। डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, भारत में घुसते हैं, डॉक्यूमेंट बना लेते हैं। लेकिन अब इस पे विवाद क्यों होगा? कायदे से तो ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर मुझे लगता है भारत की सभी पार्टियों को एक मत रहना चाहिए, एकजुट रहना चाहिए। भारत के जो नागरिक है उनका हिस्सा जो है, उनका हक है, कोई घुसपैठिया क्यों मांगे? और भारत का बंटवारा हुआ था, पहले बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान चला गया, बांग्लादेश चला गया, तो अब जो है अब फिर से घुसपैठिए जो है वहां से बांग्लादेश से और पाकिस्तान से या फिर म्यांमार से जो रोहिंग्या घुसपैठिए आकर के फिर भारत में बसेंगे और फिर एक दिन जो है धर्म के आधार पर अपना हक मांगेंगे और भारत के बंटवारे की बात करेंगे। तो ये चल नहीं सकता। इसलिए कायदे से तो भारत की सुरक्षा के लिए, भारत को मजबूत बनाने के लिए और भारत को इकोनॉमिकली मजबूत बनाने के लिए और भारत में जो है लोगों का हक जो है ना छीने, भारतीयों का हक ना छीने, इसके लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को घुसपैठियों को निकालने के मुद्दे पर एकजुट रहना चाहिए। और ये डेमोग्राफी जो मिशन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही, उसका समर्थन करना चाहिए, उसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन क्या एक भी विपक्षी पार्टी ने इसका स्वागत किया? जरा देखिए, एक भी विपक्षी पार्टी ने इसका स्वागत नहीं किया। और अब मैं बता रहा हूं कि स्वागत तो नहीं किया, वो तो समझ में आता है कि भाई ठीक है, नरेंद्र मोदी ने कहा, उसका स्वागत नहीं करना, लेकिन इस पर विरोध क्यों होगा, इस पर भयंकर राजनीति क्यों होगी, ये समझने की जरूरत है। इस पर दरअसल राजनीति इसलिए होगी क्योंकि जैसे एसआईआर में हो रहा है, बांग्लादेशी और जो घुसपैठी है उनके वोट निकालने की कोशिश हो रही है और पूरा विपक्ष कह रहा है गरीबों के वोट निकाले जा रहे हैं, गरीबों को, और एसआईआर पर एक झूठ का किस तरह से एक झूठा नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश हो रही है। तो वो जो है उसमें भी अपने जो घुसपैठी आ गए हैं, खास करके जो बिहार के जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां जो घुसपैठी आ गए हैं, उन घुसपैठियों को बचाने के लिए, उन घुसपैठियों को अपना उनका वोट ना चला जाए, क्योंकि वो वोट किसका है वो आपको अच्छी तरह से पता है, तो वो वोट ना चला जाए, उसको बचाने की कोशिश तमाम पॉलिटिकल पार्टियां पहले से ही कर रही हैं। अब जब घुसपैठियों को निकालने की बात होगी तो फिर ये उसका विरोध करेंगे। अब इसके लिए समझने की जरूरत है। मैंने कहा ना, पहली बात तो घुसपैठिए किसके वोट बैंक है आपको अच्छी तरह से पता है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का वोट बैंक था घुसपैठिए। अगर आप चले जाएंगे दिल्ली के बाहर कहीं चले जाएंगे, पश्चिम बंगाल जाएंगे तो तृणमूल कांग्रेस का वोट बैंक है। देश के बाकी हिस्सों में जो घुसपैठी हैं वो कांग्रेस का कहीं पर है, कहीं आरजेडी का है, कहीं समाजवादी पार्टी का है। तो ये जो है ये तमाम पॉलिटिकल पार्टियों का वोट बैंक है। इसलिए ये नहीं चाहते कि भाई ये घुसपैठिए जाए। हालांकि देश की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है इनको निकालना, क्योंकि ये देश की सुरक्षा के लिए भी खतरनाक है। लेकिन अब मैं कह रहा हूं, देखिए जब मैं कह रहा हूं तो किस आधार पे कह रहा हूं, उसके आधार आपको एक तो मैंने बता दिया इनके वोटर है। दूसरा, अब आप देखिए क्या कभी भी घुसपैठियों को देश से निकालने के मुद्दे पर क्या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने कभी स्टैंड लिया? एक टाइम था ममता बनर्जी लेती थी ये स्टैंड, लेकिन अब उनको भी पता चल गया उनका वोट बैंक है और वो दूध देने वाली गाय है ममता बनर्जी के शब्दों में, तो उनको लात कैसे मार दें। तो ये जो है कोई भी पार्टी जो है घुसपैठियों को निकालने की बात नहीं करती है, बल्कि ये तमाम पार्टियां घुसपैठियों को बचाने की बात करती हैं। घुसपैठियों के खिलाफ इनके मुंह से एक शब्द ना निकले, इसको लेकर ये बहुत जो है चिंतित रहती हैं। 2 उदाहरण आपको देता हूं। देखिए, एक तो जो है अभी हाल का है, सुदर्शन टीवी के एक रिपोर्टर हैं, उन्होंने जो है एक इंटरव्यू किया इमरान मसूद का। इमरान मसूद कौन है? कांग्रेस के सांसद हैं और साथ साथ ये वही इमरान मसूद हैं जिन्होंने बोटी वाले, जिन्होंने कहा था नरेंद्र मोदी की बोटी करूंगा। उसको राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा हमेशा अपने साथ लेके घूमते हैं। अब ये इमरान मसूद से जब सुदर्शन टीवी के रिपोर्टर जो हैं, जब उन्होंने ये पूछा, उन्होंने कहा कि भाई जो है घुसपैठियों को लेकर जिक्र किया, ये रिपोर्टर 3 मिनट तक कोशिश करते रहे, 3 मिनट तक ये कोशिश करते रहे कि इमरान मसूद घुसपैठियों को खिलाफ एक शब्द बोल दें, कह दें हाँ घुसपैठियों को निकालना चाहिए। लेकिन 3 मिनट की कोशिश के बाद भी इमरान मसूद के मुंह से घुसपैठियों के लिए एक शब्द नहीं निकला, उनके खिलाफ एक शब्द नहीं निकला। पहले उन्होंने कहा घुसपैठिए हैं तो ये जो है ये अमित शाह बताएं, अमित शाह कैसे घुसपैठी आ गए। फिर जब दोबारा तो कहा कि नहीं आप तो जो है गरीबों के पीछे पड़े हैं, गरीब, फिर कहा घुसपैठिए हैं कहां। मतलब आप ये सोचिए, अब ये कह रहे हैं कि घुसपैठिए हैं कहां, फिर कह रहे हैं घुसपैठिए नहीं, ये गरीब लोग हैं, गरीब लोगों को आप पीछे पड़े हैं।
इतनी तमाम बातें होने के बावजूद कि घुसपैठिए हैं कहां, पहले लाओ तो सही, कितने अब तक निकाले, 12 साल में कितने निकाले मोदी ने, नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने कितने निकाले, और नहीं निकाले तो इसका मतलब घुसपैठिए है नहीं। तो उन्होंने साफ तौर पर इमरान मसूद से 3 मिनट की जद्दोजहद हुई, लेकिन एक बार भी इमरान मसूद ने एक बार भी नहीं कहा कि हाँ घुसपैठियों को निकालना चाहिए। तो आप समझ लीजिए कि इनके मन में घुसपैठियों को लेकर कितना प्यार है, क्योंकि ये वोट बैंक है ना इनका, इसीलिए इनका प्यार जो है घुसपैठिए, बांग्लादेशी, रोहिंग्या घुसपैठियों के लिए इनका जो दर्द है वो इस तरह से उमड़ कर आता है। तुम नहीं, प्रूफ हुआ है इमरान जी, प्रूफ हुआ है। वो बांग्लादेश से दिल्ली के अंदर ही हर डिस्ट्रिक्ट से अलग अलग जगह से अरे कितने पकड़े गए भाई, कितने भेजे, डिपोर्ट किए, डेटा दो ना, फालतू में जहर नहीं पकड़े जा रहे हैं अभी सारे। अरे यार छोड़ो, डेटा भी देंगे, डेटा भी देंगे। नहीं इमरान जी, आप चाहते हैं भागे, आप कह सकते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से बाहर भगाओ, इनका फर्जी घोषणा मरना चाहिए। हाँ तो पहले इस्तीफा दे प्रधानमंत्री के, ये इतने बांग्लादेशी घुस के आके कैसे है? नहीं, ये कांग्रेस के समय में भी आए थे, इस समय भी हम भी कह रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह जी इस देश से बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों को बाहर भगाएं। आप बोलिए ये बात, बांग्लादेशी रोहिंग्या को घुसपैठियों को बाहर है कहाँ भाई? आप गरीबों के पीछे क्यों पड़ सर, गए? आपके सहारनपुर से सांसद है, वहां पर भी कई घुसपैठियां हैं। तो पकड़ लो ना आगे, नहीं पकड़ लो। नहीं, आप ये क्यों नहीं कह रहे कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर भगाएं? नहीं बांग्लादेशी घुसपैठी है कहाँ? आप तो हर बंगाली बोलने वाले को सर, करोड़ों घुसपैठियों की तो रिपोर्ट है। शीला दीक्षित आपकी दिल्ली की मुख्यमंत्री, तुमने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि इतने करोड़ घुसपैठिए इसमें है। कितने करोड़ है? कितने करोड़ है भाई? संख्या बहुत है सर। अरे तो है कहाँ वो? सर आप 11 साल हो गए सरकार, 12 साल चलाते हुए, है कहाँ? कितने डिपोर्ट किए बताओ ना, कितने डिपोर्ट किए आपने? सर यही तो कह रहे हैं आप लोग। 12 साल में आप 12 आदमियों को अरे 12 साल में 12 डिपोर्ट नहीं कर पाए तुम लोग। आप लोग साथ दे रहे हैं सर, अब बोलिए ना आप ये। अरे तो आप डिपोर्ट करो ना, जो है वो डिपोर्ट कर रहे हैं सर। मेरे गुजरात के से भी कई डिपोर्ट किए गए बांग्लादेश, वो जहाज आपने देखा था। कितने लोग डिपोर्ट किया आपने? आपने तो उठा करके अपने लोगों को डिपोर्ट कर दिया था, वो वापस आ रहे, उन्हें नहीं दिखाओगे तुम? सर उनकी बात आप कर रहे हैं, यही बात कर रहे हैं इमरान जी। आप बोलिए ना, कैमरे पे देश आपको सुन रहा है। बांग्लादेशी रोहिंग्या को, बांग्लादेशी रोहिंग्या गरीब लोग हैं ना, असल में दिक्कत क्या है? आपको गरीबों से दिक्कत है, आपको नहीं हमें बिल्कुल दिक्कत नहीं है, हमारे देश का यहाँ रहना चाहिए, देश का हित यहाँ रहे। लेकिन बांग्लादेशी रोहिंग्या वो फर्जी लोग हैं, वो बाहर से भागकर यहाँ पर आए हैं, तो बड़ी संख्या के अंदर रह रहे हैं और क्राइम के अंदर। आप बोलिए एक बार कैमरे पर, देश सुन रहा है। मैं बोलता हूँ बार बार, बांग्लादेशी घुसपैठियों को लात मार कर बाहर बताइए। तो आप बोलते रहो ना, आप बोलते रहो, पहले आप आइडेंटिफाई करिए, आप किसको हो रहे हैं सर। अरे सिर्फ मैं दिल्ली में रहता हूँ सर, दिल्ली पुलिस में मैं कवर करता हूँ, तो डिस्ट्रिक्ट से पकड़े जा रहे हैं सर। कितने पकड़ लिए? जितने पकड़े बार नहीं बताओगे, जब पकड़े नहीं जा रहे तुमसे तो तुम्हें यही बोलना है। अरे सर पकड़े जा रहे हैं, ऑफिशियल डाटा तो मिल जाएगा ना सर। हो गया, लाओ ना, पहले ऑफिशियल डाटा लाओ, उसके बाद बोलेंगे। नहीं बोलेंगे। चलिए को एक दूसरा उदाहरण देता हूं। ये दूसरा उदाहरण जो असम का है, क्योंकि असम में भी जो है वहां पर बहुत बड़ी तादाद में घुसपैठियों, और असम के मुख्यमंत्री जो है वहां से घुसपैठियों को निकालने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो असम के एक पत्रकार हैं, इनका नाम है कोंकण बोरठाकुर। ये जो पत्रकार हैं, इन्होंने दैनिक जन्मभूमि एक अखबार है, वहां पर इन्होंने साल 2016 में एक आर्टिकल लिखा था, और अपने आर्टिकल में इन्होंने जो घुसपैठी हैं उनको लेकर, जो खतरे हैं उसको लेकर उन्होंने बताया। इन्होंने अपने ये जो बोरठाकुर जो पत्रकार हैं, इन्होंने अपने आर्टिकल में लिखा कि दरअसल ये जो घुसपैठी आ गए हैं, बस गए हैं, इनके कारण जो है माहौल खराब होता है, और ये जो है कट्टरपन फैलाते हैं, कट्टरपंथी ये लोग हैं, कट्टरपन फैलाते हैं, और ये आतंकवाद का भी इसमें एक एंगल है, और इसलिए इनसे सावधान रहने की जरूरत है, इनके खिलाफ एक्शन लेने की जरूरत है। ये जो है कोंकण बोरठाकुर नाम के पत्रकार ने इसको लेकर एक आर्टिकल लिखा साल 2016 में। अब हुआ क्या, फरीद इस्लाम हजारिका एक नेता है वहां का, असम के, फरीद इस्लाम हजारिका ने इस बात को लेकर के, ये जो पत्रकार हैं, इन पत्रकार के खिलाफ एक एफआईआर लिखवा दी। सोचिए, घुसपैठियों के खिलाफ लिख रहे थे पत्रकार, और पत्रकार के खिलाफ ही एक एम जो नेता हैं, मुस्लिम नेता, वो आते हैं और उनके खिलाफ एक कंप्लेंट लिखवाते हैं। कंप्लेंट एफआईआर भी क्या लिखवाते हैं कि ये जो आर्टिकल है, इससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है, इससे शांति भंग हो सकती है, ये एफआईआर लिखवा दी। ये इन लोगों की हरकत है। वो तो भला हो हाई कोर्ट का मामला, जब हाई कोर्ट में पहुंचा तो हाई कोर्ट ने साफ कहा कि घुसपैठियों को के खिलाफ लिखना जो है
वो तो उससे कौन सी सांप्रदायिक सौहार्द खराब हो रहा है, उससे कौन सा शांति भंग हो रही है। घुसपैठिए एक पत्रकार सामाजिक मुद्दों पर लिखेगा और वो सामाजिक मुद्दे जिनका देश पर असर पड़ता है, जिनका देश की सुरक्षा पर असर पड़ता है, ऐसे मुद्दे पर एक पत्रकार लिख रहा है तो उस पर किसी को आपत्ति क्यों होनी चाहिए। लेकिन इन लोगों को आपत्ति है, इसलिए इन्होंने एफआईआर लिखा दी। तो वो तो भला हो हाईकोर्ट का, हाईकोर्ट ने इस एफआईआर को रद्द कर दिया और कहा कि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, ना ये सांप्रदायिक जो है माहौल बिगाड़ने वाला है, ना शांति बिगाड़ने वाला है, ये आर्टिकल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आप सोचिए कि हाईकोर्ट से लेकर और सुप्रीम कोर्ट भी कई बार कह चुका है। लेकिन एक एक घुसपैठियों को निकालने के लिए सरकार को इतनी जद्दोजहद करनी पड़ती है। आप सोचिए कि जब कुछ मेरे ख्याल से 7 या 8 रोहिंग्या घुसपैठिए थे, उनको निकालने के लिए जब उनका आइडेंटिफिकेशन हो गया, सब हो गया, जब उनको निकालने के लिए सरकार ने कदम उठाए तो प्रशांत भूषण जो हैं वो और ये कांग्रेस इकोसिस्टम के कुछ लोग मिलकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और कहा ये ह्यूमन राइट का मामला है, इनको नहीं निकालना चाहिए। तो आप सोचिए एक एक घुसपैठियों को निकालने के लिए ये लोग अदालत पहुंच जाते हैं। पाकिस्तान के जो लोग थे जब उनको आइडेंटिफाई कर लिया तब जो है कांग्रेस इकोसिस्टम के कुछ लोग जो है पहुंच गए कोर्ट में और कहा कि नहीं इनको रहने दीजिए। तो एक एक घुसपैठियों को निकालने के लिए सरकार को कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है, आप ये सोचिए। ये जो वकील हैं, सो कॉल ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, ये जो पत्रकार हैं, कैसे छाती पीटने लगते हैं एक एक घुसपैठियों को बचाने के लिए। अब जब सरकार जो है डेमोग्राफी मिशन पर काम शुरू करेगी तब सोचिए उस पर क्या हंगामा होने वाला है। तो इसलिए मैंने कहा कि अगला हंगामा देखिएगा विपक्ष इसी पर करेगा और इसको लेकर भी झूठे जो है, जिस तरह से अब एसआईआर को लेकर झूठ फैलाया जा रहा है, जिस तरह से ईवीएम को लेकर झूठ फैलाया गया था, इसी तरह का झूठ ये लोग इस मुद्दे पर भी फैलाएंगे। इसलिए आपको सावधान सतर्क रहना है, इस झूठ के बहकावे में नहीं आना, क्योंकि घुसपैठियों को निकालना ये बड़ा जरूरी है। भारत की संपत्ति, भारत के संसाधनों पर किसी घुसपैठिए का हक नहीं हो सकता, किसी गैर भारतीय का हक नहीं हो सकता। तो इनको निकालना बड़ा जरूरी है। लेकिन हल्ला हंगामा होगा, सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा, इस झूठ से बचकर रहिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।